तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि एलॉन मस्क या जेफ बेजोस ही दुनिया के सबसे शक्तिशाली टेक दिग्गज हैं? तो आप गलत हैं। एक आदमी ऐसा है जो सालों से चुपचाप दुनिया की हर बड़ी कंपनी का डेटा कंट्रोल करता रहा है और अब वो एआई के पूरे भविष्य को नियंत्रित करने जा रहा है। 9 सितंबर 2025 को जब ओरेकल ने अपनी अर्निंग्स रिपोर्ट जारी की तो वॉल स्ट्रीट हिल गया। ओरेकल के स्टॉक प्राइस में इतना बड़ा उछाल आया कि इसके फाउंडर लैरी एलिसन कुछ घंटों के लिए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। वजह? ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर OCI। ओपन एआई से लेकर गूगल तक आज हर बड़ी एआई कंपनी ओरेकल का इस्तेमाल क्यों कर रही है और कैसे लैरी एलिसन ने दशकों पहले ही इस दिन की तैयारी कर ली थी। आइए जानते हैं लैरी एलिसन के ये 4 सबसे बड़े दांव। दांव नंबर 1, डेटाबेस क्रांति 1970। पहले कंपनियों का डेटा कागजों या अव्यवस्थित यानी अनऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर फाइलों में था। एलिसन ने देखा कि यह एक डिजिटल मेस है। 1977 में उन्होंने रिलेशनल डेटाबेस का कॉन्सेप्ट लिया, डेटा को टेबल्स में व्यवस्थित किया और दुनिया को पहला कॉमर्शियल डेटाबेस दिया। यह इतनी बड़ी सफलता थी कि उनका पहला क्लाइंट CIA थी और जल्द ही हर बैंक और हर सरकारी संस्था ओरेकल पर निर्भर हो गई। इसके बाद आता है दांव नंबर 2, केंद्रीकृत नियंत्रण यानी सेंट्रलाइजेशन 1980। जब बाजार में सभी कंपनियां क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यानी हर ब्रांच का अपना अलग डेटाबेस अपना रही थीं, एलिसन ने उसके खिलाफ जाकर वन कंपनी वन डेटाबेस का नारा दिया। इसे एक स्कूल के उदाहरण से समझिए। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यह एक बड़े स्कूल की तरह है जिसके हर क्लासरूम में अपना अलग अलग अटेंडेंस रजिस्टर है। इससे मैनेजमेंट और टीचर्स को बार बार रजिस्टर चेक करना पड़ता है और गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन सेंट्रलाइजेशन यह स्कूल के एक केंद्रीय ऑफिस की तरह है जहां एक मास्टर रजिस्टर में पूरा स्कूल का डेटा स्टोर होता है। एलिसन ने अपनी ही कंपनी के 70 अलग अलग डेटाबेस को एक में बदल दिया। इसका नतीजा क्या निकला? ओरेकल ने हर साल $1 बिलियन बचाए। यह साबित हो गया कि सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ही भविष्य है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल पे एआई को अच्छे से पढ़ाया जाता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बेसिक से लेके एडवांस ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर तक की वीडियो सीरीज इस पे बन के रखी हुई है, जिसमें डिटेल में मैथ्स भी पढ़ाया गया है। आप लोग उस सीरीज को ज़रूर देखिएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को वो ज़रूर पसंद आएगी। चलिए वापस आते हैं वीडियो पर। दांव नंबर 3, सॉफ्टवेयर साम्राज्य 1990s। इंटरनेट के दौर में एलिसन को डर था कि सॉफ्टवेयर कंपनियां जैसे SAP उनके डेटाबेस को दरकिनार कर सकती हैं। उनका जवाब सीधा था, इसको खरीद लो। ओरेकल ने कुछ ही साल में $60 बिलियन खर्च करके 100 से ज़्यादा कंपनियों का अधिग्रहण कर लिया। उन्होंने डेटाबेस के साथ साथ सॉफ्टवेयर, CRM, ERP भी बेचना शुरू कर दिया। इस तरह उन्होंने डेटा और इसे इस्तेमाल करने वाले सॉफ्टवेयर दोनों पर नियंत्रण कर लिया। दांव नंबर 4, क्लाउड पर देरी लेकिन सही तैयारी 2010। जब Amazon, AWS और Microsoft Azure क्लाउड पर छा रहे थे, एलिसन ने पहले क्लाउड को नॉनसेंस कहकर आलोचना की। वह बाजार में देर से आए, लेकिन उन्होंने सबसे अलग तैयारी की। बाकी सब वर्चुअलाइजेशन यानी एक बड़ा कंप्यूटर कोई छोटे वर्चुअल कंप्यूटरों में बटा हुआ, इस पर काम कर रहे थे, लेकिन एलिसन ने बेयर मेटल आर्किटेक्चर पर फोकस किया। अब AI आया और ओरेकल का दांव सही साबित हो गया। AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए बहुत ज़्यादा और लगातार कंप्यूट पावर चाहिए, जो शेयर किए गए रिसोर्सेज से नहीं मिल सकती। इसे एक बस और एक टैक्सी के उदाहरण से समझिए। वर्चुअलाइजेशन यह एक बस की तरह है। आप बस में यात्रा करते हैं, आपको किराया कम लगता है, लेकिन बस को कई लोग शेयर करते हैं। अगर बस में 50 लोग हैं तो आपकी सीट की जगह और आपका सामान रखने की जगह बट जाती है। आपकी गति भी बाकी यात्रियों पर निर्भर करती है। बेयर मेटल आर्किटेक्चर यह एक निजी टैक्सी की तरह है। यह महंगी हो सकती है, लेकिन कार पूरी तरह से आपके लिए है।
किसी को भी आपका रिसोर्स शेयर करने की अनुमति नहीं है। इससे एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए जरूरी कंसिस्टेंट स्पीड और पावर मिलती है, जिससे जरा भी रुकावट नहीं आती। यही कारण है कि आज ओपन एआई ने ओरेकल के साथ $300 बिलियन की डील साइन की है। गूगल, जिसके पास खुद का क्लाउड है, उसने भी अपने एआई मॉडल रन करने के लिए ओरेकल का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करा है। एनवीडिया, टिकटॉक और यहाँ तक कि अमेरिका की रक्षा विभाग भी ओरेकल के क्लाउड पर निर्भर है। ओरेकल की पुरानी तकनीक आज एआई का भविष्य तय कर रही है। एलिसन की फिलॉसफी हमेशा रही है, आप वही काम करके अमीर नहीं बन सकते जो बाकी सब कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा बाजार के विपरीत जाकर एक ऐसी तकनीक पर दांव लगाया जिसकी ज़रूरत कई साल बाद महसूस हुई। आज वह एआई के सबसे बड़े प्रोवाइडर नहीं हो सकते, लेकिन वह एआई की रीढ़ की हड्डी जरूर बन चुके हैं। तो अगली बार जब आप किसी भी बड़ी एआई कंपनी के बारे में सोचें तो याद रखें, पर्दे के पीछे लैरी एलिसन ही हैं। आपको क्या लगता है, क्या अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट अब भी ओरेकल को पकड़ पाएंगे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही गहन विश्लेषण के लिए सही पढ़ाई को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।